सर बिहार के आसपास नेपाल है, बांग्लादेश है, वहाँ हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ का, बिहार का खुद का भी। पहले देखिए, आप पहले एक्सपोर्ट पे ही चले गए हैं। पॉइंट वाइज मैं क्या बोलता हूँ, बार बार ये भी देखा जाता है कि आप कितने सिंक्रोनाइज हैं। अब जब मैं पूछ रहा हूँ कि आप फार्मा पॉलिसी के बारे में बताइए, तो आप डायरेक्ट चले गए हैं कि एक्सपोर्ट ही कर देंगे, पहले बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही कर देंगे। तो वैसा उसको सिंक्रोनाइज पॉइंट वाइज प्रोसेस, पहला क्या प्रोसेस होगा, जो एपीआई के पहले मैंने क्यों बात किया कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है, जैसे हमारे पास जब कम कैमूर देख लीजिए, वेस्ट चंपारण देख लीजिए, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ उसका यूज कर सकता है। बाकी जो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग का भी जो बात हुआ, जस्ट बात हुआ, तो जो भी उसका मान लिए गन्ना का हो सकता है, मक्का का हो सकता है, या तो उसको हम लोग भी प्रोसेसिंग कर करके उसका भी हम लोग एपीआई बना करके यूज कर सकते हैं। क्या क्या एपीआई में क्या होता है, जो भी आपका एक तो फॉजिल हो सकता है, आपका प्लांट्स हो सकता है, अलग अलग प्रकार का जड़ी बूटी हो सकता है, या जो आपके फूड है, फूड का जो रेसिड्यू है, चाहे मक्का है या आपका गन्ना है, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग एपीआई के रूप में यूज कर सकते हैं और फार्मा इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर जैसे इसके में बाद गया में जो ब्रह्मयोनी की पहाड़ी है, प्रतशिला हाँ पहाड़ी है, तो वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटी पाया जाता है, तो वहां से हम इसको इकट्ठा कर करके एपीआई बना सकते हैं। हाँ, तो ही कहने का मतलब कि हमारे पास जो पोटेंशियल है उसको कैसे और अधिक यूटिलाइज किया जा सकता है। इसलिए पॉलिसी क्यों आ रही है, पॉलिसी आने का मकसद यही है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको हम लोग कैसे मैक्सिमाइज कर सके, कैसे उसको अधिक से अधिक हम लोग यूज कर सके। तो इसी का, और बाकी जैसे बताया, कोई बता रहे थे कि हमारे पास मार्केट भी है, सॉरी, बीच में मार्केट आपका नेपाल है, उधर आपका वेस्ट बंगाल है, साथ में आप उधर चले जाएंगे तो भूटान भी है, बांग्लादेश है। तो ठीक ठाक हमारे पास मार्केट भी है, जिसको हम लोग उसको भुना सकते हैं। तो अगर इसको अगर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो फार्मा पॉलिसी, और बाकी हमारा इंडिया तो मेडिकल फार्मा का हब है ही, तो उससे भी हेल्प मिल सकता है। दूसरा आपका है प्लास्टिक पार्क को लेकर के प्लास्टिक पॉलिसी की, जिस तरह से मान लिया अदर स्टेट में हम लोग सारा कुछ डिमांड करते तो यहीं पे बनाया जाए, कुर्सी हो, मेज हो, बाल्टी हो, जो भी टेबल हो, ब्रश हो, जो भी प्लास्टिक का चीजें हो सकता है उसको हम लोग बिहार में भी फैक्ट्री खोला जाए और बनाया जाए। तो ये एक आपका फार्मास्यूटिकल पॉलिसी हो गया, और एक प्लास्टिक पार्क को लेकर प्लास्टिक पॉलिसी की बात किया गया है। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और देख लेंगे, ठीक है। बिहार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी 2024, थोड़ा बहुत आप जानिए मतलब क्या क्या बिहार, ये सारा बिहार का मतलब आप कह सकते हैं कि ये बिहार का ये ऐसा पॉजिटिव पक्ष है जो लोग दिखाते नहीं, मीडिया दिखाता है ना, लेकिन प्रशासक की जिम्मेवारी है कि आपको इस चीज पे काम करना, इसको देखना है। इस पे हम लोग चर्चा किए ही सर्वे वाला में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक, इसमें कुछ पूछना है क्या, मैं ठीक है ना इसमें, मैं आगे बढ़ूँ इसमें? जी सर, जी ठीक, सर। ये आपका सर्वे वाला है, इसमें कोई इशू है नहीं, ये आप सर देखिए। सर सर्वे केवल गांव का हो रहा है कि शहर का भी हो रहा है सर? नहीं, शहर का भी हो रहा है, शहर का भी हो रहा है, ठीक है सर। पटना देखिए पहले, लेकिन अभी फर्स्ट फेज शायद ये है, कुछ जिलों में इधर नॉर्थ में, कुछ जिला में हो रहा था, अभी तो पूरे जिले में। आज का न्यूज़पेपर आप देखे होंगे, तो आज का न्यूज़पेपर में जो माननीय मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि हम लोग जो अभी डेडलाइन फिक्स किए थे 2025, जुलाई 2025, उसको हम लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें मतलब कि जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग करा लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा समस्या आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अधिक समस्या आ रही है। किसी का खतियान नहीं है, किसी का रसीद नहीं कटा है, किसी का न्यायालय का कॉपी नहीं है, किन्हीं का ऐसा है कि कुछ अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसको समझने वाले पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां आ रही है, वंशावली लेट से बन रहा है, तो ऐसा दबाव बन रहा था विभाग के ऊपर कि इस टाइमलाइन को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि मिशन मोड में काम हो रहा था। तो आज का न्यूज ऐसा है। मैंने इसके बारे में पिछले क्लास में जिक्र भी किया था कि अभी तक जो बिहार की विवादित भूमि है वो 1/3 ही भूमि विवादित है, और जिस तरीके से ये सर्वे का काम चल रहा था
और तो इससे लोगों को काफ़ी जो है कि परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का अभाव था। जो आप लैंग्वेज का ज़िक्र कर रहे हैं, वो कैथी लैंग्वेज है, और कैथी भाषा को पढ़ने हाँ, वाले कॉपी लैंग्वेज कुछ ही बिल्कुल। वकील बचे हुए हैं जिलों में। वो इतने बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ है कि आप कैथी का केवाला लेके जाइए, वो पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने, एक केवाला को पढ़ने का सिर्फ़ ₹500 वो लेते हैं, और 1, 2, 3 से ज़्यादा वकील आपको पूरे जिला में नहीं मिलेगा वैसा, कैथी पढ़ने वाला। ठीक है, तो इसी के लिए वो किया जा रहा है, और इस तरीके से अगर हैजार्ड माइनर में कर दिया जाता है इस सर्वे को, तो करीबन 2/3 के आसपास भूमि जो है कि विवादित हो जाती है। इसलिए उसको डेडलाइन एक्सटेंड करने की बात कर रही है, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। सर, ये कैथी लैंग्वेज के अभी ट्रेनिंग के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, आई थिंक भागलपुर यूनिवर्सिटी में शायद इसकी क्लासेस या फिर हाँ, वो ट्रेनिंग इनिशिएटिव दी तिलका मांझी जाएगी। यूनिवर्सिटी भागलपुर में लिया गया है, ताकि अच्छा, कम से कम जो पुराना जो केवाला होता था, वो एक तो हाथ से लिखा हुआ रहता था, दूसरा कैथी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ रहता था। उसको पढ़ने के लिए लोगों को पता तो रहना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। इसी के लिए वो इनिशिएटिव तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में लिया गया है। और आईआईटी पटना आई थिंक इस पर रिसर्च भी कर रहा हाँ, रिसर्च भी है कर लैंग्वेज रहे पे। हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए लोकल फॉर वोकल पॉलिसी, ये बिहार सरकार ने भी लाया है, ये बहुत अच्छा है। जो भी हमारे लोकल इंडस्ट्रीज हैं, हैंडमेड इंडस्ट्रीज है, उसके लिए कि 30% जो भी सामग्री है वो आपको लोकल इंडस्ट्री से ही खरीदना है। लोकल इंडस्ट्री का परिभाषा कौन है, ये लोकल उद्यम का परिभाषा कौन है, इसको कहेंगे जो 5 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद में, जिनका राज्य में रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो और वो यहीं उत्पादित करती हो, साथ साथ उसमें कर्मी जो है 50% बिहारी होना चाहिए, उसको लोकल उद्यम कहा जाएगा। और इसमें 30% मिनिमम जो भी इंडस्ट्री है, जो भी खरीद रही है, तो क्या करेगी, लोकल फैक्ट्री से खरीदेगी। इसको भी आप एक एग्जाम्पल के रूप में कैसे प्रमोट किया जा सकता है इंडस्ट्री डेवलपमेंट को, वहां पे आप रख सकते हैं। ठीक है, ये सब जब आपके पास लिखा रहेगा तभी आप बोल पाएंगे, अदरवाइज यू विल बी ब्लैंक। तो ये सब पॉजिटिव पहलू है, इसको देख लेना है। ये देखिए आपका बापू टावर, इसके बारे में जानते हैं आप लोग, क्या है बताइए इनके बारे में, क्या है बापू टावर के बारे में बताइए। सर ये गर्दनी बाग में बनाया गया है। ठीक है, और सर इतना ये तो कोई सर बताएगा। हाँ, गांधी आगे जी की बताइए। शायद 150वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था, नींव रखा गया था। ठीक है, जी सर। और देश का पहला ऐसा भवन है जहाँ 35,000 किलो तांबे का मतलब आवरण बाहरी रूप से उसका यूज किया गया। बाकी इसके अलावा और कौन कौन सा गांधी जी का डेवलपमेंट है पटना में, बिहार में? नहीं, ब्लैंक। गांधी से संबंधित कुछ और बिहार में डेवलपमेंट है? कहीं म्यूजियम है, कहीं स्मारक है? गांधी मैदान है पटना में सर। हाँ, के बगल और में म्यूजियम भी है सर। गांधी म्यूजियम भी है, है। बापू संग्रहालय, और क्या है? गांधी सेतु। सर, एक एग्जामिनेशन सेंटर है बापू के नाम हाँ, से, बापू परीक्षा लार्जेस्ट। परिसर। यस सर, यही। इसके बारे में भी जानकारी रखना है, और ये ध्यान रखेंगे कि कुल इसमें 5 रैंप बनाया गया, 5 लेयर का। और एक अभी बनने जा रहा है वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू ऑफ विजडम, जानते हैं आप लोग? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सर। कहाँ बन रहा है? गांधी मैदान है सर। कोई बताए? नहीं नहीं, गांधी नहीं बन रहा है, सिवाने बन रहा है सर। सिवान में बन रहा पटना है, में बन रहा है सर। पटना में ही बन रहा है। पटना में बन रहा है, जो जेपी गंगा सेतु। पथ है। हाँ, गंगा पथ है, वहीं पे बन रहा है, जेपी गंगा पथ। देखिए, जेपी सेतु, और एक क्या है, जेपी गंगा पथ, और एक क्या है, अटल पथ। ये सब में कंफ्यूज नहीं होना, ये सब क्लियर रखिएगा। वही मान लिया आ गए तो भाई, क्योंकि पटना का एक आपका सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है, उधर बापू कन्वेंशन सेंटर है, तो ये सब थोड़ा मतलब जानकारी रखना है। पटना में जो इस डेवलपमेंट हुआ है, ये बहुत एक अच्छा डेवलपमेंट है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, ई साक्ष्य ऐप,
जानते हैं ये लोग इसके बारे में? बताइए कोई। ये नया जो BSA लॉ है ना, उसके लिए यस ये इम्प्लीमेंट साक्ष्य करने ये के लिए। पटना में लाया गया था, पटना पुलिस के द्वारा। अच्छा, बाकी पुलिस क्या करेगी फिर? सर ये कैसे जांच की जो प्रक्रिया है ना, इसमें इसका यूज किया जाएगा। और इतना ही बताएंगे आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लिए हैं, पहला पद आपका वही है, आप इतना एविडेंस कम बताइएगा। बेसिकली भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया आया है उसके अंडर में ई साक्ष्य को लाया गया है ताकि एविडेंस का मैनेजमेंट अच्छा हो सके और टेम्परिंग रोकी जा सके एविडेंस के साथ। एविडेंस का डिजिटलाइजेशन एक टाइप का हो जाएगा उससे। बिल्कुल, टैपरिंग सबसे बड़ी चीज है कि पहले क्या होता था कि जो भी हम लोग मान लिए जो डायरी लिखा जाता था, जो भी अगर एसआई होंगे या जो भी पुलिस प्रशासन में होंगे उनको पता होगा, जो डायरी लिखा जाता है या हम लोग यहाँ फील्ड पे जाते हैं तो उसमें एफआईआर में या जो पीड़िता का जो बयान है, पीड़ित का जो बयान है, उसमें थोड़ी टैपरिंग की समस्या रहती थी, एविडेंस से छेड़छाड़ का। अभी क्या कहा गया है, इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, जो भी बयान लिया जाएगा, जो भी एफआईआर का जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी डिटेल्स लिखा जाएगा, जो भी ट्रायल होगा, सब कुछ उसमें मेंशन होगा, डे बाय डे का केस डायरी जो लिखा जाएगा, उसमें जो भी चीजें हैं सारा कुछ एक मेंशन होगा और वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ताकि रिकॉर्ड से उस केस के डायरी से छेड़छाड़ नहीं किया सकता है, टैपरिंग की समस्या नहीं। इसके अलावा क्या है, इसको इंटीग्रेटेड किया गया है, लिंकिंग किया गया है, किसके थ्रू? CCTNS के थ्रू। जब भी आप इसमें जब पढ़ेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं बताइए? जो भी क्रिमिनल जस्टिस सर सिस्टम आपकी होता स्क्रीन है नहीं उसमें दिख रही है। नहीं, स्क्रीन विजिबल है, आप अपने तरफ से रिफ्रेश करें या फिर से ज्वाइन करें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें कौन कौन से आते हैं कंपोनेंट्स, जानते हैं आप लोग? DNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य। अरे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जब किसी को न्याय दिलाना हो तो, हाँ, जब किसी को न्याय दिलाना होता है तो कौन कौन से कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं? जैसे एक तो आपका पुलिस रहेगी, जुडिशरी और प्रिजन। कोर्ट रहेगा, जुडिशरी, और कौन रहेगा एक और? प्रिजन। लॉ इन्फोर्समेंट से कोई और वकील, एडवोकेट। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो देखिए, ई कोर्ट हो गया, ई एफआईआर हो गया, ई प्रोसिक्यूशन हो गया, उसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले अभियोजन। ठीक है, ई प्रोसिक्यूशन हो गया, आपका ई प्रिजन हो गया। CCTNS, इसका फुल फॉर्म बताइए। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, तो इससे कौन कौन सा, जब आप बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो उसमें पुलिस का काम होता है, वहाँ पे जहाँ पे घटना घटा है उसको जांच करना, केस डायरी लिखना। प्रोसिक्यूशन का काम होता है, उसमें सुनवाई का, जो भी जिस पक्ष का है, अभियोजन अगर मान लिए बिहार सरकार का है तो बिहार सरकार तरफ से लड़ेंगे, अगर कोई उसके पास नहीं आदमी है तो बिहार सरकार अपना वकील देती है। और कोर्ट होता है, अगर न्याय होता है तो उसको प्रिजन मतलब जेल में जाना है, उचित न्याय में जो भी है, मतलब 3, उसमें 3 नहीं 4 कहेंगे। फिर एक नया भी आ गया है, उसको बोलते हैं, क्या है इसका नाम है? FSL, क्या बोलते हैं इसको? फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। हाँ, तो ये चारों पांचों मिल करके किसी भी जो भी अपराध होते हैं, किसी भी तरह की घटना घटती है, इन चारों पांचों का कंपोनेंट होता है, तब जाकर के एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलता है। पुलिस का भी उतना योगदान है, कोर्ट का योगदान है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का योगदान है, फोरेंसिक FSL का जो ऑफिसर होते हैं उनका भी योगदान होता है। तो इसमें अभी जो लाया गया है CCTNS, उसमें ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन, ई कोर्ट, ई FIR, सभी ई साक्ष्य, सबको एक
आप इंटीग्रेट किया गया ताकि कोई भी थाना अगर मान ली किसी को ट्रांसफर करना केस इजिली कर सकता है। इसके अलावा क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है जज साहब देखना चाहते हैं इजिली देख सकते हैं, ताकि उनको भी फैसला देने में आसानी होगा, दोनों पक्ष को देख सकते हैं। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि सब विशेषकर पुलिस प्रशासन वाले हैं उनको जरूर अच्छे से इसको सर एक बार फिर से सबको जानकारी बोलिए, रखना क्या क्या चाहिए। बताया सर? ई प्रोसिक्यूशन, ई साक्ष्य, ई एफआईआर, एक और क्या बोले सर? ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ई एफआईआर, आपका EFSL भी है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। ये सारा इंटीग्रेट होकर के CCTNS पे सभी थानों को लिंकिंग किया गया है, और जो भी मामला होता है तो इजिली अवेलेबल, चाहे वो जज के लिए भी, पुलिस के लिए भी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए भी, जो FSL के ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी, ताकि केस को स्मूथली फंक्शनिंग करके टाइम बॉन्ड के समय, मतलब विद इन टाइम बॉन्ड जस्टिस दिलाया जा सके। ठीक है, ये चर्चा में रहा था कैलिफोर्नियम। ये सबसे महंगा रेडियोएक्टिव पदार्थ सेकेंड नंबर का कहा जा रहा है, और ये पकड़ा गया था गोपालगंज में। इसका उपयोग किस चीज में करते हैं जानते हैं कोई लोग? कोई बताइए, नाम भी सुना है कैलिफोर्नियम का? कोई नहीं सुना। एक्सप्लोसिव। जी सर, ये जो है ना गोपालगंज जिले में मिला था, और ये एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जिसके कारण पुलिस पूरी अलर्ट हो गई थी। लेकिन बाद में जब इसको परीक्षण किया गया तो पता चला कि ये रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है। बेसिकली कैलिफोर्नियम का यूज एज ए इनिशिएटर के रूप में किया जाता है कोई भी पॉलीमर चेन रिएक्शन को या न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। हाँ, कैलिफोर्नियम, इतना कम से कम ध्यान रखें कैलिफोर्नियम का क्या इस्तेमाल किया जाता है, और ये रेडियोएक्टिव आइटम्स है, और साथ ही साथ इसको मतलब जहाँ अगर तेल है या कुओं में पानी तेल की लेयर पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं यूज इसका, और ये सेकेंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट से मांगा है। अच्छा, आई थिंक इसको ये आर्टिफिशियली डिजाइन किया जाता है, ये नेचुरली नहीं मिलता है कैलिफोर्नियम। ये आर्टिफिशियली ही है, और बाद में जब ये जांच हुआ था लेबोरेटरी के द्वारा तो फिर पता चला कि ये जो बिहार में पकड़ा गया था वो कैलिफोर्नियम था ही नहीं। हाँ सर, वो खबर थी कि IIT खड़गपुर से ले जा रहे थे लोग। हाँ, तो बस ये ध्यान रखेंगे कि कैलिफोर्नियम क्या है। मान लिए कोई केमिस्ट्री के मिल गए इंटरव्यूअर, तो उनके मन में आ गया, क्योंकि देखिए BPSC में थोड़ा सा फैक्चुअल भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ठीक है रुपेश सर, क्या बाकी हम लोग कर लेंगे, इसका टाइम भी। हाँ, टाइम भी हो गया है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। कोई डाउट है अच्छा, ये PDF हमें मिलेगी? ये PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। वैसे आप प्रयास क्या करेंगे, क्लास में जो बातें होती है उसको नोट भी कर लिया करें। समय नहीं है तो किताब खोल कर पढ़ेंगे, आप पूछने के लिए आएंगे, तो पेपर से ही उनसे संबंधित जो भी न्यूज चल रहा है सराउंडिंग में, उसके बारे में कहीं से भी पूछ सकते हैं, उतना उनके पास तो अनुभव होता है, नॉलेज होता है। बताइए पमित। सर वो कैची से रिलेटेड था सर, वो जो लैंग्वेज है ना सर, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे घर में ही फेस किया जा रहा है। जो मतलब मेरे दादा के भी दादाजी का जो प्रॉपर्टी था वो सारा चर्चा हुई, बताएं रुपेश सर को बताएं। वो कैसी वो लैंग्वेज कन्वर्ट मिलता ही नहीं है सर कहीं, जब तक उसका साइन नहीं होता है वो CO अलाउ ही नहीं ले रहा है। ऑफ कोर्स। ठीक है, बताइए राहुल जी। सर आपने जो बताया था शुरू में ही खाता और खेसरा, सर खाता में जो आपने बताया था ग्राम पंचायत के अंदर 2-3 गांव है, तो खाता सर एक गांव का हुआ क्या पूरा? नहीं, एक क्षेत्र का होता है, गांव का नहीं, एक क्षेत्र का होता है। एक क्षेत्र का होता है, उसमें कई सारे प्लॉट आते हैं। वही जो खेसरा है वही उसका प्लॉट है। वही खसरा, मतलब खसरा का इंग्लिश होता है प्लॉट। तो एक खाता नंबर के अंदर कई सारे खसरा आ सकते हैं, कई सारे प्लॉट होते हैं। जैसे जैसे फिर अगला जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जमीन का विखंडीकरण होता जाएगा, उनके नाम से बनते जाएगा।
ठीक है, जो मैं आगे बताइए कि नहीं। फसल का बात कर रहा था, वो जमीन का, तो उसमें 3 4 5 तरीके का होता है, आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं। एक होता है भीट, एक होता है चौर, एक होता है एक फसला, एक होता है द्विफसला, फिर एक होता है बसवास। ये बसवास जो जमीन होता है, इसमें हम लोग बसावट वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ बसते हैं, ठीक है। और ये हायरार्की के हिसाब से ही है आपका। सर दूसरा क्या बोलते हैं भीट के बाद? भीट, चौर, चौर, चौर मन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक फसला, द्विफसला, 3 फसला, बसवास। हाँ पूछिए। सर भीट और चौर क्या होता है? देखिए भीट जो होता है वो ऊंचाई पे अवस्थित बंजर टाइप का जमीन होता है। जो चौर होता है उसमें पानी लगता है, जो पानी उसमें वाटर लॉगिंग जो हो जाता है ना कुछ महीनों के लिए, ताकि आप कोई फसल उसमें आप उगा ही नहीं पाएंगे, तो उस टाइप का जमीन चौर या मन कहलाता है। जैसे सरैया मन, पिपरा मन का आप नाम भी सुने होंगे। अमन। जी सर, ज्योग्राफी में भी चौर पढ़ाया जाता है। चौर जो निम्न भूमि का क्षेत्र है, जिसमें हमेशा पानी जमा रहता है। नॉर्थ बिहार में रहता है। हाँ अमन पूछिए। सर मुझको ये पूछना है कि रुपेश सर ने बताया था लास्ट टाइम कि जो प्रपत्र 2 है वो एग्जामिनर के पास नहीं रहेगा। ऐसा है क्या सर में कि सब लोगों के पास कॉपी रहती है उसकी, प्रपत्र 1 की या प्रपत्र 2 की, एग्जामिनर के पास जो देखिए इंटरव्यूअर जो है उनके इंटरव्यू लेते हैं ना, कई बार छात्रों ने बताया है कि उनके पास रहता है, कुछ के पास नहीं भी रहता है। तो अगर आप उनके पास नहीं भी रहेगा या रहेगा भी, तो वो आपसे पूछते भी हैं कई बार आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो आपको बताने वाले नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है तुम्हारा। वो प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 कई बार वो लोग रखते भी हैं, जी क्योंकि कई सारे इंटरव्यू से बात करते करते पता चला है कि अच्छा आपने तो ये भरा है तो ये बताइए, ठीक है। तो ये चीज उनका क्या ऑटोनॉमी है, आपको पता नहीं चलने वाला है। लेकिन ये आप मान जी के सर, चलें कि उनको आप आपकी जानकारी थोड़ा बहुत उनके पास रहती है। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी, और किन्हीं को कुछ पूछना है? फिर मिलेंगे नहीं तो अगले क्लास में। ओके, सर कल भी क्लास है क्या? वो नोटिस मिल जाएगा आपको। ओके सर। ओके।